हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है हम लोग संविधान को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और आज इसी श्रेणी में आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका यानी जुडिशरी। और जुडिशरी में हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो ऑब्वियस है, हम सुप्रीम कोर्ट को यानी भारत के उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ने वाले हैं, जिसका जिक्र संविधान के भाग 5 में और अध्याय 4 में है तथा अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसके वर्णन का विस्तार है। तो आज इसको समझना शुरू करते हैं। एक और इसका लेक्चर मैं बनाऊंगा जिसमें हम इसके विशेषाधिकार की बात करेंगे, इसके क्षेत्राधिकार की बात करेंगे और इसकी शक्तियों की बात करेंगे। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। आज बेसिक और मौलिक तथ्यों को इससे संबंधित समझेंगे जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। ले लिया होगा आपने, एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका वर्णन भाग 5 में है और भाग 5 के अध्याय 4 में है। और मतलब विस्तार कहां तक है तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, 124 टू 147 इसका विस्तार है, यहां तक इसको बताया गया है। अब देखो यहां पे जहां भी मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट लिखना होगा तो मैं SC लिखूंगा, सुप्रीम कोर्ट लिखूंगा, उससे थोड़ी जगह बच जाती है। तो समझने का आप लोग प्रयास करो। यहां पे आप लोग देखो, इधर सुप्रीम कोर्ट, ये वाले हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कौन से आर्टिकल में है तो आप बोल देंगे 124 अनुच्छेद किससे संबंधित है तो आपको बोलना होगा 124 अनुच्छेद संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट है क्या चीज, इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, यानी कि इससे ऊपर कोई भी न्यायिक प्राधिकरण या मतलब न्याय से संबंधित कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी निकाय नहीं है। ये सर्वोच्च निकाय है न्यायपालिका की। कहां पे? भारत में। दूसरी बात है, इसको संघीय न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय न्यायालय भी कहते हैं। वैसे संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी, पर इसी संघीय न्यायालय का नाम 1950 में बदलकर क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय हो गया। तब माना जाता है क्षमा चाहता हूं तो माना जाता है कि 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, जिसका जिक्र 124 में है, शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है और इसको संघीय न्यायालय भी कहते हैं। साथ में इसके कुछ नाम भी हैं, जिनसे फेमस है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का संरक्षक है। यानी कि देखो, संविधान सभा ने पूरी संविधान का निर्माण किया, बट उस निर्माण करने के बाद कोई ना कोई संरक्षक तो चाहिए। आपको पता है कि जो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका नहीं, विधायिका स्पेशली हम कहेंगे, जो विधायिका है, विधायिका क्या काम करती रहती है? तोड़ मरोड़ करती रहती है, कुछ ना कुछ संशोधन करती रहती है। तो उस संशोधन के कारण या किसी अन्य कारण से संविधान का कोई नुकसान ना हो, उसके मूलभूत ढांचे में कोई नुकसान ना हो, मौलिक अधिकारों पे कोई फर्क ना पड़े, तो इन सब चीजों से संविधान को बचाने के लिए किसी न किसी रक्षक की आवश्यकता होगी। और उसी रक्षक की भूमिका में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। यानी कि संविधान की रक्षा का दायित्व किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। अब एक बात है, सुप्रीम कोर्ट एक काम और भी करता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि संविधान में बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, बहुत सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं। उन अनुच्छेदों में हो क्या रहा है, कई बार बहुत क्लिष्ट भाषा आ जाती है, बहुत टिपिकल उसमें लैंग्वेज आ जाती है। तो कोई उसका अर्थ कुछ निकालने लगता है, कोई उसका अर्थ कुछ निकालने लगता है। तो सही अर्थ क्या है कि कौन व्याख्या करेगा, किसकी व्याख्या बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक मानी जाएगी? कोई ना कोई ऐसी निकाय तो होनी चाहिए। तो ऐसी निकाय है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होने के साथ साथ व्याख्याता भी है। संविधान जब भी किसी चीज की
व्याख्या करेगा तो उसको प्रमाण माना जाएगा, वो प्रामाणिक मानी जाएगी और उसके सामने सभी व्याख्याएं निरस्त हो जाएंगी यदि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है। और इन्हीं दोनों लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संरक्षक भी है और व्याख्याता भी है, तो संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट। अभिभावक कौन है संविधान का? सुप्रीम कोर्ट। संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये सबसे उच्च अपीलीय अदालत है, सबसे उच्च अपीलीय अदालत। देखो अपील क्या होती है? अपील होती है अगर आप किसी कोर्ट में गए और या कहीं भी कोई भी बात है, अगर आप कहीं गए किसी से निर्णय लेने गए और उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उससे बड़े प्राधिकरण के पास, उससे बड़ी निकाय के पास, उससे बड़े औहदे के व्यक्ति के पास आप जाएंगे, अपील करेंगे कि मैं वहाँ से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे क्या किया जाए, मेरा फैसला दोबारा से यहाँ पे किया जाए। मानो कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रहा है, ठीक है, वहाँ से हार जाता है, तो उसके लिए अपीलीय न्यायालय होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाएगा कि सर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूँ, तो क्या चाहिए भाई, हमारा फैसला करो। अब हाई कोर्ट ने भी उसके विरुद्ध सुना दिया, अब वो हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है, तो अब कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बोलेगा साहब हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिया, तो अब वो कहेंगे ठीक है हम सुनते हैं। अब बाकी उसका कुछ भी हो, मानो कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी हार गया, तो अब उससे ऊपर वो अपील करने जाएगा, तो इससे ऊपर कोई भी अपीलीय न्यायालय नहीं है। भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे देगा वो आदेश मान्य होगा। वो बात अलग है कि वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, दया याचिका करेगा, पर अपीलीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो सबसे ऊंचा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब किसके खिलाफ अपीलों को सुनता है? तो अगर किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है, मतलब केंद्र राज्य सरकार के विरुद्ध चल रहा है, ठीक है, केंद्र सरकार के विरुद्ध चल रहा है, या संघ शासित प्रदेशों, संघ शासित प्रदेशों का मतलब क्या है कि मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ ही चल रहा है। यदि किसी व्यक्ति का किसी राज्य के से मुकदमा चल रहा है या केंद्र से या केंद्र शासित प्रदेशों से मुकदमा चल रहा है, और कहां पर चल रहा है? मानो हाई कोर्ट में चल रहा है, मानो कहां चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट में वो संतुष्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट के विरुद्ध, हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील सुनता है कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन सुनता है? आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है कि यदि किसी मतलब वो अपीलों को सुनता है, हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनके विरुद्ध अपीलों को सुनता है, जो राज्य, चाहे राज्य से संबंधित हो चाहे संघ शासित प्रदेशों से संबंधित हो। ठीक है, आपको बात समझ में आई? अपीलीय न्यायालय। अब एक चीज और भी है, और किस किस के मुद्दे सुलझाता है? अगर दो राज्यों के बीच में गड़बड़ हो जाए, दो राज्यों में, तीन राज्यों में, चार राज्यों में, तो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम मौलिक अधिकारों में पीछे पढ़ के आए हैं, अनुच्छेद 32। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। सामान्यतः हाई कोर्ट में जाने की कोई भी सीधी प्रक्रिया नहीं है। आपको जाना है तो आप अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाएंगे, यानी लोअर कोर्ट्स में जाएंगे। लोअर कोर्ट्स में जाने के बाद आप क्या काम करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये आपका रास्ता है, ये आपका क्या है? रास्ता है। बट अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या मानव अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकार का हो या मानव अधिकार का हो, बात एक ही है। तो मौलिक अधिकार, मानव अधिकारों से के उल्लंघन का यदि मामला है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या राज्यों के बीच में अगर विवाद होगा तो कहां जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर मान लिया तमिलनाडु के और कर्नाटक के बीच में कावेरी विवाद है, कावेरी जल विवाद है, तो अब वो अपने ही न्यायालय में थोड़ी लेंगे भाई, ये थोड़ी मद्रास हाई कोर्ट में जाएंगे या कर्नाटक हाई कोर्ट में जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है।
तो वो क्या काम करेंगे, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। तो बात समझ में आई क्या चीज़ है सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। स्थापना के बारे में मैं आपको बातें बता ही चुका हूं। स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में तिलक मार्ग है, तिलक मार्ग पर यह स्थित है आपका सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी, कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी। किसकी, आप फोटो देखना, इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे केंद्रीय कक्ष दिखाई देगा जो मुख्य न्यायाधीश का न्याय कक्ष है यहाँ पे। तो ये जो पूरी आकृति इस तरह से दिखाई देती है त्रिभुजाकार, ए टाइप सा आपको बना दिखाई देगा इस तरह से, मतलब कुछ ए टाइप सा आपको बना दिखाई देगा इस तरह से। तो जो ए टाइप जैसी ये आपकी पूरी बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, इसके आर्किटेक्ट कौन है, कौन इसके स्थापत्य के लिए जिम्मेदार है, तो बहुत प्रसिद्ध नाम है गणेश भिखाजी देवोलीकर। गणेश भिखाजी देवोलीकर आर्किटेक्ट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के उस टाइम पे, जो CPWD है उसके एक वरिष्ठ वो आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ये बनाया जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में वो बनाया, और जो अमेरिका का दूतावास है वो इन्होंने बनाया। तो गणेश भिखाजी देवोलीकर ने सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका क्या किया, आर्किटेक्चर बना के तैयार किया पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा भवन का निर्माण करने का जो ढांचा था वो बना के तैयार किया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 2019 से पहले ये संख्या होती थी आपकी 31, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 30 आपके अन्य न्यायाधीश, यानी 30+1। पर 2019 के बाद यह संख्या बढ़कर 34 हो गई है, यानी 33+1। 33 का मतलब क्या है, 33 का मतलब है कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। अब हम एक क्रम देख लेते हैं कि कब कब कितने कितने थे। तो 1956 में 11 न्यायाधीश होते थे, 10+1, ठीक है। उसके बाद 1960 में फिर बढ़े, 14 हुए, 13+1। 78 में 18 हुए, याद रख सकते हो, 78 में 18 हुए, 17+1। 86 में 26 हुए, 25+1। 2008 में 31 हुए, 30+1। और 2019 में कितने हुए, 34, 33+1 हो गए। तो वर्तमान में कितने व्यक्ति, कितने न्यायाधीश हैं, कितने न्यायमूर्ति हैं, 34 न्यायमूर्ति हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो अनुच्छेद 124(2) आर्टिकल 124 का सेकंड पार्ट क्या बात बोलता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, एक कोलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है, उस सिस्टम के आधार पर सब चीजें होती हैं। उसको किसी अलग वीडियो में समझाएंगे, वो मतलब एक थोड़ा सा अलग जटिल मुद्दा सा है, उसको अलग से बता देंगे, फिलहाल टॉपिक के बीच में नहीं लाते उसको। तो कोलेजियम सिस्टम से होता ही है। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो जिस समय नियुक्ति करना होता है तो जितने लोग सुप्रीम कोर्ट में जितने जज मौजूद होते हैं तो उनसे परामर्श करता है। जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को चुनना होता है तो किससे सलाह मशवरा करता है, अन्य न्यायाधीशों से करता है, ठीक है, तब मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो मुख्य न्यायाधीश से करता है। बात समझ में आ गई। तो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप ये मत सोच लेना कि अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलती बहुत लोग करके आते हैं। तो CJI की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के सामने ही उनका शपथ होता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये बात कर रहा है आर्टिकल 124(2). उसके बाद योग्यताओं की बात कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखो, भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन एलिजिबिलिटी है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 सालों तक वो जज रहा हो। क्या रहा हो, लगातार 5 सालों तक जज रहा हो, भारत का नागरिक हो,
दूसरा, या तो 5 सालों तक किसी भी न्यायालय में क्या रहा हो, जज रहा हो, या किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 सालों तक उसने वकालत की हो, वो अधिवक्ता रहा हो। या तो क्या कर रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में वकालत की हो लगातार। या तीसरी बात है, राष्ट्रपति की दृष्टि में एक कुशल विधिवेत्ता हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। यानी राष्ट्रपति की निगाह में क्या हो, ये राष्ट्रपति जी को पता है कि फलाना आदमी है भाई, और मतलब कानून का बहुत अच्छा जानकार है, प्रतिष्ठित एकदम विधिवेत्ता है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तदर्थ न्यायाधीश, एडहोक जज। एडहोक जज की बात होती है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश या एडहोक जज को बोल सकते हैं आप अन्य, मतलब एक्स्ट्रा रिजर्व की तरह से आप इसको बोल सकते हैं। देखो क्या चीज है, इसका जिक्र है आर्टिकल 127 में। आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो कोई भी अगर फैसला आता है, अगर सिंगल बेंच से आता है, तो उसका इतना मतलब मामला ठीक नहीं रहता, उसका मामला मतलब इतना मजबूत नहीं रहता उसका निर्णय। बट अगर जो बेंचेस से आता है, संवैधानिक पीठों से आता है, तो उन संवैधानिक पीठों में क्या होता है, जजेस बैठते हैं, 2 बैठ गए, है ना, 3 बैठ गए, 5 बैठ गए, 7 बैठ गए, 9 बैठ गए, 11 बैठ गए। तो ऐसे से बड़ी बड़ी क्या लगती हैं, संवैधानिक पीठ होती है, और उसमें फिर सुनवाई होती है पूरी की पूरी। तो अगर हम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि अगर वहां की प्रोसीडिंग के लिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए जजों की संख्या कम पड़ जाए, बेंच में कम पड़ जाए, या वहां पे कोर्ट की कार्यवाही को करने के लिए गणपूर्ति कम पड़ जाए, व्यक्ति जो जज हैं उनकी संख्या कम पड़ जाए, तो आर्टिकल 127 के अंतर्गत क्या हो सकता है, रिटायर्ड जजों को तदर्थ न्यायाधीश की तरह से रखा जा सकता है, टेम्परेरी उनसे काम लिया जा सकता है। रिटायर्ड जजेस को, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को एडहोक जजेस की तरह से काम रखा जा सकता है, और तदर्थ न्यायाधीशों को रखा जा सकता है। या यदि किसी उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश है, उससे सलाह मशवरा कर लिया जाता है कि भाई तुम्हारे न्यायालय में कोई ऐसा न्यायाधीश है क्या, कोई जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा कि तुम्हारे यहाँ पे कोई जज ऐसा है क्या जो सुप्रीम कोर्ट की पात्रता को पूरा कर सकता हो। वो बोलेगा हाँ है। वो पूछेंगे क्यों, क्योंकि भाई हमको सुप्रीम कोर्ट में जरूरत है, हमारे पास कम है आदमी, ठीक है, मान लिया 34 आदमी है, 34 से भी काम नहीं चल रहा है, तो वो हाई कोर्ट से किसी भी व्यक्ति को एडहोक जजेस की तरह से रख सकता है। या क्या काम कर सकते हैं, रिटायर्ड जजेस को भी वो एडहोक जजेस की तरह, तदर्थ न्यायाधीश की तरह आर्टिकल 127 के अंतर्गत रख सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगली बात है, कार्यकाल की बात कर लेते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट की सामान्यतः जो मतलब जॉब रहता है, जॉब लिमिट रहती है, वो 60 साल की रहती है। हाई कोर्ट के मामले में ये 62 साल है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये 65 साल है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति 65 साल का हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो वो रिटायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, अपना इस्तीफा सौंप सकता है। और यदि राष्ट्रपति उसको पद से हटाना चाहे, यदि उसको पद से हटाना चाहे, ठीक है, उसको पद से हटाना है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या वो क्या हो, कोई भी अन्य न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट का, यदि उसको हटाना है तो एक ही तरीका है, महाभियोग है। महाभियोग लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। और इम्पीचमेंट क्या की प्रक्रिया कैसे होगी, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, यानी लोकसभा भी 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे कि हटाओ इसको, और राज्यसभा भी कर दे। अब दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो जाएगा, तो महाभियोग उस पर लग जाएगा। और जैसे ही संकल्प पारित होगा तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जज के पद से मुक्त कर देंगे, उसके पद से हटा देंगे। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का एकमात्र कारण क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का एकमात्र कारण है संविधान का अतिक्रमण, संविधान के उपबंधों का अतिक्रमण। बट सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये कारण, मतलब किसी भी व्यक्ति पर महाभियोग लगेगा, किसी भी जज पर महाभियोग लगेगा, उसके 2 कारण हैं। या तो वह किसी प्रकार के दुर्व्यवहार में हो,
आपराधिक कदाचार में हो, कदाचार हो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया, कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, व्यवहार दुर्व्यवहार कर दिया हो उसने, या वो उस कार्य को करने में असमर्थ पाया जाता है, वो जज बनने लायक ही नहीं है, बना तो दिया गया पर वो मतलब किसी कारण से गड़बड़ हो गया, वो कार्य को करने में असमर्थ है, तो असमर्थ है या उसने दुर्व्यवहार किया है, तो इस आधार पर उसको महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हटा देते हैं। दोनों सदनों से 2/3 से बहुमत पारित हो जाता है, संकल्प पारित हो जाता है और वह व्यक्ति पद से हटा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं वेतन की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन कितना होता है? तो वेतन कितना होता है, वेतन कितना होता है उससे पहले देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI से दिया जाता है। भारत में 3 प्रकार के निधि होती हैं, संचित निधि होती है, लोकलेखा होता है और आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और संचित निधि पर नियंत्रण होता है संसद का, संसद की बिना अनुमति के, स्पेशली लोकसभा की बिना अनुमति के उसमें से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। पढ़ेंगे आगे। तो संचित निधि में भारित होते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका वर्तमान में वेतन है 2,80,000 रुपये। कितना है? 2,80,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 रुपये, यानी 2.5 लाख रुपये प्रति माह अन्य जजों को दिए जाते हैं। क्या होता है? अन्य जजों को दिए जाते हैं। अब कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे अधिकारों के बारे में, क्षेत्राधिकारों के बारे में, शक्तियों के बारे में बात पढ़ेंगे। तो तथ्य क्या है? पहले भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको बताना पड़ेगा हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में 2007 में के.जी. बालकृष्णन 2007 में के.जी. बालकृष्णन पहले दलित CJI हुए। पहले दलित CJI हुए, यानी कि पहले दलित व्यक्ति थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। कब? 2007 में के.जी. बालकृष्णन। और 2010 में जस्टिस कपाड़िया क्या बने? CJI बने, जो पारसी समूह से थे। कहां से थे? पारसी समूह से थे। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात क्या करनी है? आपको याद रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? अब 1-2 चीजें आपको मैं और बता देता हूं, 1-2 चीजें और बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 130 को याद रखना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 130 को याद रखना बहुत जरूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की बात करती है। क्या बात करती है? सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की। खंडपीठ क्या होती है? देखो, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपका? सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में। कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है। अगर तमिलनाडु वाले बंदे को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा तो उसका खर्चा कितना होगा, उसका समय कितना बर्बाद होगा। तो क्या है एक खंडपीठ का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ। ये मानो ये पूरा आपका इंडिया है इस तरह से, और यहाँ पे दिल्ली है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। अगर यहाँ वाला बंदा यहाँ पे जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो खंडपीठ में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, एक इधर बना दे, एक यहाँ पे नीचे बना दे साउथ में, एक ईस्ट में ले जाए, एक नॉर्थ ईस्ट में ले जाए, इस तरह से खंडपीठ बना दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही इन खंडपीठों में मान्य होगी। यानी जैसे क्या, यूपी में देखो, यूपी में जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है, और उसकी खंडपीठ लखनऊ में भी है। और जो बार काउंसिल है वो मेरठ में भी उसकी मांग कर रही है कि बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो अब वहां पे तो है जैसे भी है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह से करेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह से मतलब प्रोसीडिंग करना चाहता है तो कर सकता है। इसमें 130 में ये बात कही गई है, पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ होंगी तो वो क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव में आ जाएंगी। बात सही है, बिल्कुल क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव में आ जाएंगी। और जब क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव में आ जाएंगी तो होगा क्या
जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो शक्ति है, जो उसकी एकता है, जो उसकी यूनिटी है, जो उसकी इंटीग्रिटी है, उसके लिए वो चीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कोई भी खंडपीठ नहीं है। बट यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहता है, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहता है कि वो दिल्ली में सुनवाई ना करते हुए भारत के किसी क्षेत्र में जाके किसी पर्टिकुलर केस की सुनवाई करे, तो वह सुनवाई कर सकता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि चाहता है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके सुनवाई करे, तो राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करते, राष्ट्रपति की अनुमति से वो जाके सुनवाई कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो सुनवाई कर सकता है। और अब तक कहां पे, एक तो आपके हैदराबाद में और एक आपके श्रीनगर में, एक तो आपके हैदराबाद में और एक आपके श्रीनगर में ये काम किया जा चुका है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में जाके भी सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर में जाके भी सुनवाई की है। तो आज ये मतलब हमने सब चीजें समझी, ये सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हुई, फातिमा बीबी, पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हुए के.जी. बालकृष्णन, और आपके जो पहले पारसी मुख्य न्यायाधीश हुए वो हुए S.H. कपाड़िया। कौन हुए, S.H. कपाड़िया हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए, और वर्तमान में कौन है ये आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे कि वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।